सर आपकी आवाज सोचना, विचार करना, ज्ञान, चिंतन करना, ये सभी जो कार्य होते हैं किसके द्वारा होते हैं? प्रमस्तिष्क के द्वारा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा उपभाग होता है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस। थैलेमस ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि ये अग्र मस्तिष्क को चारों ओर से क्या करता है? घेरे रखता है, और यह संवेदी एवं प्रेरक संकेतों का क्या होता है? केंद्र होता है, यानी कि जो संवेदी अंग जिनसे सूचनाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का क्या होता है? केंद्र होता है। तीसरा उपभाग है अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखना, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो थैलेमस के नीचे की ओर स्थित रहता है, यानी कि तीसरा उपभाग है, तो ध्यान रखना किसके नीचे? थैलेमस के नीचे की ओर क्या स्थित होता है? हाइपोथैलेमस। और इसी भाग के द्वारा अपने को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, नींद आती है, थकान होती है, ये जो सारी जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा अपने को प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य बताइए, हाइपोथैलेमस के प्रमुख कार्य बताइए, तो आप बता सकते हो कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, थकान होना, ये सारे जो संदेश होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है अग्र मस्तिष्क के कार्य, यानी कि इसके अंतर्गत अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत अपन ने 3 उपभागों के बारे में बात की। ठीक है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सभी के यानी कि अग्र मस्तिष्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी, पहला कार्य ध्यान रखिएगा, यह सभी संवेदी अंगों के संदेशों को क्या करता है? प्राप्त करता है। दूसरा, उद्दीपनों एवं क्रियाओं के बीच क्या करता है? ये संतुलन करता है। तीसरा कार्य ध्यान रखिएगा कि यह सभी पेशियों, ग्रंथियों व अंगों को उचित कार्यवाही का आदेश देता है, सही प्रकार से कार्य करने का क्या करता है? आदेश देता है, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, अगला कार्य कि ये पिछले अनुभव और स्मृतियों के आधार पर हमारे व्यवहार में क्या करवाता है? परिवर्तन। परिवर्तन किनके कारणों से? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पिछले अनुभव और स्मृतियों के आधार पर हमारे व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। कौन लाता है? अग्र मस्तिष्क लाता है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ ध्यान रखिएगा, यह सभी सूचनाओं और ज्ञान को प्राप्त कर उनका क्या कर लेता है? संग्रह कर लेता है, उनको स्टोर कर लेता है, ध्यान रखिएगा। तभी तो आपको पता है कि अपने मस्तिष्क में, इस मस्तिष्क में कितनी सारी मतलब नॉलेज संग्रहित रहती है। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी आप जैसे पढ़ते होंगे तब उस समय भूल जाते, तो भूलने की देख सभी की प्रवृत्ति होती है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको भूलना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये कार्य थे साफ किसके? अग्र मस्तिष्क के। तो ध्यान रखिएगा अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग पढ़े और इनके कार्य पढ़े। अगला मध्य मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। किस पर? दृष्टि, यानी कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है कौन सा? मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ये भी 3 उपभागों से मिलकर के बना होता है। कितने उपभागों से? 3, सॉरी इसमें इतना सा ध्यान रखिएगा आप मध्य मस्तिष्क में कि ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियंत्रण का केंद्र है ये। ठीक है, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये भी 3 उपभागों से मिलकर के बना होता है। कितने उपभागों से? 3 उपभागों से मिलकर के बना होता है। 3 उपभाग कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ओब्लोगेटा, 3 उपभाग होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के, ध्यान रखना। सबसे पहले हम डिस्कस करें यहाँ पर किसके बारे में? अनुमस्तिष्क के बारे में। तो ध्यान रखिएगा ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, और इसका अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क से ढका हुआ होता है। किनसे? प्रमस्तिष्क से ढका हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। और अनुमस्तिष्क शरीर की हाथ पैरों की पेशियों पर नियंत्रण रखता है
अर्थात ये शरीर का संतुलन बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य होता है कि अनुमस्तिष्क शरीर के हाथ पैरों की पेशियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, अर्थात ये अपने शरीर का संतुलन का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। जैसे हम किसी एक सीधी रेखा पर चलना हो अपने को, ठीक है, तो यानी कि सीधी रेखा पर चलना, या फिर अपन क्या करते हैं पेंसिल से एक जो लाइन खींची हुई होती है उस पर लिखते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये जो सभी कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, उठना बैठना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत आ जाती है? अनुमस्तिष्क। यानी कि जो क्रियाएं होती है इनका जो संदेश मिलता है अपने को वो कौन से भाग के द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, पेंसिल से लिखना, साइकिल चलाना, उठना बैठना, ठीक है, दौड़ना, लिखना, ये सारे कार्य अनुमस्तिष्क के द्वारा संपन्न होते हैं। अगला दूसरा उपभाग कौन? ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है और श्वसन दर पर नियंत्रण करता है। तीसरा उपभाग है मेडुला ओब्लोगेटा। ये क्या कार्य करता है? ये शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण यानी कि उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, लार का बनना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल यानी कि इनको संतुलन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि आपके? बोलते भी जाइएगा आप बीच बीच में। आ रही है। अरे यार जबरदस्ती तो मत बोलो, आप बता रहे हो आ रही है, आराम से सही है, तसल्ली जा रही है। वंश गुज्जर आने दो। चलो, हाँ, अगली बात हम करते हैं यहाँ पर मेरु रज्जु की। ध्यान रखिएगा, हमने बात की थी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम किसके बारे में? मेरु रज्जु के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात इसमें कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो शरीर में मेरुदंड में सुरक्षित रहती है। कहाँ पर सुरक्षित रहती है? मेरुदंड में। अपना जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का पीछे वाला जो ये पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से जब आप पीछे हाथ लगा करके देखोगे, ठीक है, एक नलिका समान संरचना होती है जिनको हम क्या बोल देते हैं? रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला कार्य ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का समस्त संचालन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समस्त संचालन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। दूसरा कार्य ध्यान रखिएगा, मेरु रज्जु मस्तिष्क से आने वाले तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए एक मार्ग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एक मार्ग का कार्य करता है। तो साहब यहाँ पर ये थे दो भाग किसके? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। अगली बात करें हम यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बात की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। अर्थात हम यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र हम किसको कहेंगे? कि तंत्र शरीर की उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जिन पर अपनी इच्छा शक्ति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अर्थात जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। किसको कहेंगे? अपोजिट, यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है
यह शरीर के उन अंगों की क्रियाओं को संचालित करता है जो स्वतः ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, लार का बनना, भोजन का पाचन। ये सारी जो क्रियाएं होती है क्या होती है, अनैच्छिक होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, अनुकंपित तंत्र और परानुकंपित तंत्र। अनुकंपित तंत्र हम बोल सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकालीन परिस्थितियां कैसी हो सकती है, जैसे हृदय का धड़कना, ठीक है, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, साफ तेज हो जाती है, ठीक है, श्वसन दर का बढ़ना। तो इस समय जो ये तंत्र होता है ये क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा भाग है परानुकंपित तंत्र। तो यह तंत्र विश्राम अवस्था में शरीर में ऊर्जा संचित करता है, यानी कि जब अपनी बॉडी की जब अपन बात करते हैं, यानी शरीर के जब हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, विश्राम अवस्था में जब होते हैं, तो उस समय ये तंत्र क्या कार्य करता है, ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। तो सब बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इस भाग में से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना में अंतर, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम समझ चुके हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोला जा रहा था, टहलना। तो टहलने का मतलब आप समझ गए, एक प्रकार की अच्छी क्रियाएं, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरी इच्छा के अनुसार मैं इधर आ गया, मैं थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी तो वो उसको हम बोल सकते हैं टहलना। यानी कि एक प्रकार से ये क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया हम किसको बोल रहे थे, अनैच्छिक क्रियाओं को। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, टहलना ऐच्छिक क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी अपन ने समझा था स्पष्ट अंतर, तो ध्यान रखना कि ये प्रतिवर्ती क्रिया में तो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी और टहलना में ये ऐच्छिक क्रियाएं होती है। सेकेंड अंतर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क दोनों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जबकि टहलने की बात की जाती है तो ये मस्तिष्क द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। किसी ने बोला कि आपको यहां से वहां तक जाना है, अब आपकी मर्जी, उन्होंने तो बोल दिया, बोलने वाले तो आपकी मर्जी, आप जाए नहीं जाए, आपकी इच्छा, ठीक है। तो कोई भी कार्य अपन इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो संदेश होते हैं तो ये अपने को कहां से मिलते हैं, मस्तिष्क से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टहलना मस्तिष्क द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। तीसरा अंतर हम यहाँ पर समझ सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया की तीव्रता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि टहलने की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। आप मान लीजिएगा दौड़ लगा रहे हो साहब, ठीक है, चल रहे हो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, आप चाहे तो तेज दौड़